हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रीवियस क्वेश्चन क्या था। तो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। जहां तक मुझको ध्यान में आ रहा है, क्वेश्चन दोबारा है शायद, या फिर हमने दोबारा कभी पढ़ा होगा तो मैंने फिट हो गया कि दोबारा है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किसी विवाद को लेकर के है, बोल सकते हैं झगड़ा चल रहा है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग कुछ देने के लिए है। टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को हल करने के लिए प्रस्तावित एक समाधान है जिसमें दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शामिल है, एक इजराइल के लिए और दूसरा फिलिस्तीन के लिए। आगे चलते हैं। कल निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। तो दिल्ली के सामने यदि हम इधर आते हैं नीचे तो महाराष्ट्र, हैदराबाद तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है दिल्ली के सामने। फिर है नागपुर है, तो नागपुर है और पुणे है, तो ये दोनों तो महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो क्या इस देशांतर के पास है, समीप होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समीप किसको रखा गया है, ये बेंगलुरु क्या है, दिल्ली के जो देशांतर है उसके सबसे समीप है। ठीक है, और देशांतर क्या होता है पता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो टोटल 360 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ये 76.6 है, 77.6 और 77.2 पे शायद दिल्ली है और 77.6 पे बेंगलुरु है। तो लगभग क्या है, सामान्य यानी पास पास है। कर दिल्ली का जो देशांतर है लगभग 77.2 पूरब है। दिए गए विकल्प में बेंगलुरु भी लगभग कितना है, 77.6 पूरब दिल्ली के समीप के देशांतर पे स्थित है। इसको आप मैप देख के और बढ़िया से पता लगा सकते हैं। कर निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। कर प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। फिर है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक् काल को विंकोचित करता है। ठीक है, उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिकता या सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के कहा कि भविष्य कथन कौन सा से है जिनकी प्राय संचार माध्यमों में विवेचना होती है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है, कर है उपयुक्त में अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन कौन कौन से हैं जिनकी प्राय संचारों माध्यमों में विवेचना होती है। तो पहला कथन क्या है, प्रकाश जो है गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। तो यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो ये कथन भी है। पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल को विंकोचित करता है, तो यहाँ पे दिक्काल और विंकोचित करता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कथन तीनों सही है। आइए इसको देखते हैं। करा अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के तीनों ही भविष्य कथन सही है और अक्सर समाचार माध्यम में इनकी विवेचना होती है। करा प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं है बल्कि यह दिक् काल में वक्रता है। ठीक है, स्पेस टाइम में ये क्या है, वक्रता है। प्रकाश भी दिक् काल में गमन करता है, इसीलिए यह गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है और इसका मार्ग मुड़ सकता है। फिर है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। आइंस्टीन के समीकरणों से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं रह सकता, या तो फैलेगा या सिकुड़ेगा। बाद में एडविन हबल ने यह साबित किया कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक् काल को विंकोचित या वार्प करता है और आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा दिक् काल को या स्पेस टाइम को विकृत करता है। ठीक है, वार्प करना वही होगा, विंकोचित करना या विकृत करते हैं, और इसी वक्रता को हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। जो विकृति पैदा करता है वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी फोर्स के रूप में होता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो हो जाएगा पृथ्वी के लिए। ग्रेविटेशनल होता है दुनिया में कोई भी वस्तु है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है अपनी ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनालू तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो कारण निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम झील है? कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल, मतलब इंग्लिश में। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है और ये कृत्रिम झील है, ठीक है। कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम झील है जिसे 1863 में सर बेरे हेनरी लेविन द्वारा बनाया गया था। अन्य 3 झीलें प्राकृतिक झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का के संभावित परिणाम हो सकता है या सकते हैं? नदी के लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। क्या है? बालू खनन करने से क्या नदी की लवणता में कमी आएगी या वृद्धि होगी? तो इसके लिए तर्क ये है साइंटिफिक कि यदि बालू का खनन होता है तो क्या होगा, ऊपर से बालू जब निकाल लेंगे तो नदी की लवणता कमेगा नहीं और आसानी से जो क्या है केमिकल वाला पदार्थ ये सब है वो आसानी से घुल सकता है। उसके कारण नदी की लवणता और बढ़ेगा, नहीं कि घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाते हैं रासायनिक पदार्थ की मात्रा और बढ़ेगा। भौम जल का प्रदूषण कर रहा है, अधिक बालू खनन से भौम जल का प्रदूषण होता है, ये भी सही है। तो पहले तो गलत है क्योंकि लवणता कमता नहीं बढ़ जाता है। भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, साथ ही साथ बालू खनन यदि अधिक होता है तो भौम जल स्तर भी क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे 2 कथन सही है, 2 और 3। बालू एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। अच्छा, पहला उधर है, बालू एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करता है। अत्यधिक खनन से यह फिल्टरिंग क्षमता कम हो जाती है जिससे भूजल क्या हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। दूसरा है भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। बालू जो है नदी तल में जल को बनाए रखने में, होल्ड करने में मदद करता है। अत्यधिक खनन से जल धारण क्षमता कम हो जाती है जिससे भूजल स्तर नीचे चला जाता है। नदी में बालू खनन से नदी की लवणता में कमी नहीं होती है बल्कि यह लवणता को बढ़ा सकती है क्योंकि खनिजों के निक्षालन की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा। तो इसी के क्षेत्र में है ये। वैरनदीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ग्रेट निकोबार में पोर्ट ब्लेयर के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस कारण से इस कथन को गलत किया जाता है। पिछली बार वैरनदीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ध्यान देना है कि ये पिछले बार जो उद्गार है लास्ट 2017 में हुआ था, ठीक है, 1991 में नहीं। इस कारण से यह कथन भी गलत होगा, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वही है कि वैरनदीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित तो है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है कि वैरनदीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ग्रेट निकोबार से नहीं। पिछली बार वैरनदीप में 1991 में उद्गार हुआ था, तो ये तो गलत है। वैरनदीप ज्वालामुखी में 1991 के बाद कई बार उद्गार हुए हैं, जिनमें 2005, 7 और 17 में हुए उद्गार शामिल है। वर्तमान में यह सक्रिय है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो आंसर होगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन घाटीबंध में स्थित है। यह अपनी अल्पाइन फूलों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन क्षेत्र तक फैला हुआ है। तीसरा है न्योरा घाटी नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है। कि 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ठीक है, तो 21 जून का टाइम ऐसा होता है, उस दिन क्या है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मतलब कि वहां पे 2400 घंटे दिन होता है, सूरज डूबता ही नहीं है। ठीक है, तो 36 जो होता है उसके बाद क्या है, सूरज जब डूब जाता है तो ये क्रिया जो है 21 जून को उत्तर ध्रुवीय वृत्त पे नहीं होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल पर सूर्य क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, यानी 24 घंटे का दिन होता है। फिर निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी, पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी। तो क्या पंढरपुर चंद्रभागा नदी पे है? तो पंढरपुर जहां तक है महाराष्ट्र में पड़ना चाहिए और ये चंद्रभागा नदी पे है। तिरुचिरापल्ली तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी नदी पे ये है। हम्पी ये कर्नाटक में है और मालप्रभा नदी पे नहीं होकर ये तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, जिस कारण से ये गलत हो जा रहा है, ये कर दो सही हो जाएगा, यहाँ पे कथन एक सही होगा। तो कह रहा है पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो चंद्रभागा नदी भीमा नदी का एक भाग के तट पर बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पे है, यह युग सही है। कह रहे तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची तमिलनाडु का एक शहर है जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। हम्पी तो मालप्रभा पे ये युग गलत है। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मालप्रभा नदी हम्पी के पास से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ, बिरलन तकनीक तथा सप्ताह मंडल में सल्फेट वायु विला अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें क्या बोल रहा है, पछाव मेघ बिरलन, पछाव मेघ को बिरलन मतलब पतला करना। ठीक है, तकनीक तथा सप्ताह मंडल में सल्फेट वायु विला अंतक्षेपण का उपयोग किस काम में होता है वो देखना है। पर कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए यह क्रिया किया जाता है, या फिर डी है कि वो मंडलीय तापमान को कम करने के लिए। तो सबसे सटीक आंसर ये है कि पछाव मेघ विरलन तकनीक तथा सप्ताह मंडल में सल्फेट वायु विला अंतक्षेपण जो है वो मंडलीय तापन को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक पछाव मेघ विरलन तकनीक और सप्ताह मंडल में सल्फेट वायु विला अंतक्षेपण का उपयोग भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए सुझाते हैं। ये तकनीकें सौर विकिरण प्रबंधन के तरीके हैं जिनका उद्देश्य सूर्य की कुछ ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके पछाव मेघ विरलन तकनीक पछाव मेघों की मात्रा को कम करके गर्मी को अंतरिक्ष में जाने की अनुमति देती है, जबकि सल्फेट वायु विला अंतक्षेपण ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभाव की नकल करता है जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके वैश्विक तापमान को कम कर सकता है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम है? तो ये 2018 क्वेश्चन है, उस वक्त के अनुसार। ठीक है, सबसे ज्यादा आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे कम महाराष्ट्र में जंगल। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद सबसे कम महाराष्ट्र तो 3 से शुरू होने वाला 1 है, 2 है, यानी कि उसके बाद महाराष्ट्र से कुछ अधिक जंगल कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कुछ अधिक जंगल ओडिशा में और सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी।
यहाँ पर प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 16.50%, मध्य प्रदेश में 25.14%, उड़ीसा में 33.5% और छत्तीसगढ़ में 41.21%। ठीक है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एडियाट्रिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। कर उपयुक्त में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो ये सब जो क्वेश्चन है एक तरह से अच्छा खासा टफ क्वेश्चन माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको इसका पूरा क्या है एक तरह से पता होना चाहिए कि एडियाटिक सागर के किनारे पे कौन कौन सा देश आएगा। फिर है काला सागर के पास क्रोएशिया होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर है कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान लगा हुआ है कि नहीं। भूमध्य सागर से इधर मोरक्को और भी बहुत सारा देश टच करेगा, बट फिलहाल तो हमें मोरक्को दिया है, ये टच करता है कि नहीं। और लाल सागर से सीरिया टच करता है कि नहीं। तो इसको आप मैप देख के क्लियर कर ले तो अच्छी बात है। और जहां तक ध्यान देना होता है कि ये सब क्वेश्चन जो है 2017-18 का है, तो फिर से ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार के कुछ टॉपिक जो अभी करंट में क्या है मुद्दा में रहता हो तो उससे क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आइए इसका देख लेते हैं। इसका आंसर ऐसा है कि ऑप्शन बी को दिया जा रहा है कि एडियाटिक सागर जो है अल्बानिया को टच करता है। कैस्पियन सागर का अच्छा 1 3 4 है कि 1 2 4 है, इसका शायद 1 2 4 है क्या, 1 3 4 ही है। तो काला सागर क्रोएशिया को टच नहीं करता है और लाल सागर भी सीरिया को टच नहीं करता है, यानी 1 3 4 सही है। भूमध्य सागर मोरक्को को टच करता है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एडियाटिक सागर अल्बानिया, ये युग्म सही है। अल्बानिया एडियाटिक सागर से लगा हुआ है। फिर है काला सागर क्रोएशिया, ये युग्म गलत है। क्रोएशिया काला सागर से नहीं लगा हुआ है। क्रोएशिया एडियाटिक सागर से लगा हुआ है। काला सागर से लगे हुए देश बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगता है, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। फिर भूमध्य सागर मोरक्को, यह युग्म भी सही है। मोरक्को भूमध्य सागर से लगा हुआ है। फिर है लाल सागर सीरिया, यह युग्म गलत है। सीरिया लाल सागर से नहीं लगा हुआ है। लाल सागर से लगे हुए देश सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती और अमन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी। बंदरपुछ, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन, जेमा। तो बंदरपुछ से क्या यमुना नदी निकलता है? तो बंदरपुछ हिमनद से यमुना नदी निकलता है, ये सही है। फिर बारासिगरी हिमनद का नाम जो है, इससे चिनाब नदी या चिनाब नदी जो भी बोलते हैं वो निकलता है। मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी नहीं निकलता है, ये देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी क्या है निकलता है। जेमू से मानस नदी नहीं निकलता है, ये तो गलती है। यहाँ पे 1 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बंदरपुछ यमुना, ये सही है। यमुना नदी बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलता है। दूसरा है बारासिगरी यानी चिनाब, यह भी सही है। चिनाब नदी बारालोचा दर्रे के पास से निकलती है। बारासिगरी ग्लेशियर इस क्षेत्र में स्थित है जो चिनाब नदी को पानी प्रदान करता है। फिर है मिलाम मंदाकिनी, यह युग्म गलत। मंदाकिनी नदी चौड़ावारी ताल से निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी किससे निकलती है? चौड़ावारी ताल या हिमनद से, जो केदारनाथ के पास स्थित है। मिलाम ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, ये भी ध्यान देना है। सियाचिन नुब्रा, यह युग्म सही है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। जेमू और मानस, यह युग्म गलत है। मानस नदी भूटान से निकलती है। जेमू ग्लेशियर तीस्ता नदी का स्रोत है। यह आपका विवाद क्षेत्र का क्वेश्चन है जो सिक्किम में स्थित है। करा अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? हाल ही में खोजे गए यूरेनियम में निक्षेप मिला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, भूमिगत गुफा तंत्र, या जल भंडार है। तो आंसर है यहाँ पे जल भंडार है, यानी कि ये सब जल भंडार का नाम है। हलियारपुर, ईसापुर और कंसावती।
कल्याणपुर तमिलनाडु, ईसापुर महाराष्ट्र, कंसावती पश्चिम बंगाल सभी अपने क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण जल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह है इन जलाशयों का उपयोग सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्रमेगा आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? मेगा आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? तो पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देते हैं। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। तो ये ज्यादा सटीक शायद है। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल क्या है, अवशोषित कर लेते हैं। ओस की बूंदें तब बनती है जब वो पृष्ठ ठंडा होता है और हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने पर संघनित हो जाती है। क्रमेगाच्छादित रात में बादल एक कंबल की तरह कार्य करते हैं। वे भूपृष्ठ से निकल वाले उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी की सतह पर भेज देते हैं। इस प्रक्रिया के कारण भूपृष्ठ का तापमान उतना कम नहीं हो पाता जितना कि साफ रात में होता है। इसलिए मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती है। आगे के पृथ्वी विकिरण को बादल, ये सब छोड़िए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित त्रिभुवों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है। अच्छा, ये यहाँ से अलग कर लीजिए। इधर नदी है और में जाकर मिलती है, ये थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये इसका भाग नहीं है, ये दोनों के लिए इसका और इसका भाग है। ठीक है, यहाँ तक और नहीं नदी, और यहाँ से ये अलग होगा। तो मेकांग नदी जो है, क्या वो अंडमान सागर में मिलती है? तो इसके लिए कहा जा रहा है कि मेकांग नदी जो है दक्षिण चीन सागर में मिलता है। ठीक है, और दक्षिण चीन सागर अंडमान सागर को अलग माना गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर ये पहला गलत हो जाएगा। थेम्स नदी जो है आयरिश सागर में मिलता है, तो थेम्स नदी लंदन में बहता है, वो आयरिश सागर में ना बहकर कोई और जगह में मिलता है, नाम भूल गए। चलिए आगे देखते हैं। वोल्गा, तो वोल्गा जो है कैस्पियन सागर में मिलता है। फिर जम्बेजी जो है नदी, वो हिंद महासागर में आके मिलता है। तो यहाँ पे 3 और 4 ही सही है। ठीक है, तो मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया से बहती हुई अंततः दक्षिण चीन सागर में गिरती है। थेम्स नदी आयरिश सागर गलत है। थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है और उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, ना कि आयरिश सागर में। फिर है वोल्गा कैस्पियन सागर, यही सही है। वोल्गा नदी रूस में बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। फिर है जम्बेजी नदी हिंद महासागर, यही सही है। तो जम्बेजी नदी अफ्रीका में बहती है और हिंद महासागर में गिरती है। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो यहाँ पे डैश दे देते हैं। अच्छा, डैश देने की जरूरत नहीं, पूरा नाम सेम ही है। ठीक है, तो नागर होले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कावेरी बेसिन में क्या ये चारों पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो नागर होले राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यहाँ पे पापीकोंडा को छोड़कर, ठीक है, ये तीनों क्या है, कावेरी क्षेत्र में यानी कावेरी बेसिन में आता है। 1, 3 और 4। ये पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये गोदावरी बेसिन में आता है, ना कि कावेरी बेसिन में। तो नागर होले राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी बेसिन का हिस्सा है। फिर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी बेसिन का भाग है, ना कि कावेरी बेसिन का। फिर सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यह तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी बेसिन का हिस्सा है। फिर है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और कावेरी नदी बेसिन का हिस्सा है। इसलिए कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र नागर होले राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय अनूप मृग या बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है
के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारतीय अनुपमिर्ग की उस उपजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा की एक विशेष उपजाति पाई जाती है जिसे हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा कहा जाता है, जो विशेष रूप से कान्हा क्षेत्र में पाई जाती है। और भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। तो ये कथन सही है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। फिर है कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तो ये सर्वथा गलत है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से यदि भारत में देखा भी जाए तो मूंग की दाल का उत्पादन उतना नहीं होता है और सबसे ज्यादा यदि उत्पादन की बात किया जाता है तो 40% के आसपास चना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। करेक्ट, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो ये कथन भी क्या है, गलत नहीं है। दोनों दालों के उत्पादन में समय समय पे उतार चढ़ाव होते रहा है। इस कारण से केवल कथन एक ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि भारत में दालों के उत्पादन में चना का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसके बाद तुअर, तुअर जिसको बोलते हैं अरहर, पिजन पी, फिर उड़द ये सब आता है और मूंग का स्थान आता है। मूंग का उत्पादन कुल दाल उत्पादन का आधा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ है कि पिछले कुछ दशकों में रबी दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, खासकर चना और मसूर जैसी दालों के उत्पादन में। खरीफ दालों के उत्पादन में भी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है जबकि रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो इस प्रकार से आज हमने 20 ज्योग्राफी देख लिया और ये क्वेश्चन जो था 18, 19 और 20 का था। ठीक है, कल मिलते हैं साइंस के क्वेश्चन के साथ। साइंस में कुछ करंट अफेयर रहेगा 10 और 10 क्या रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, साइंस में ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो है करंट में जो साल भर में खबरों में रहता है वही पूछा जाता है, प्रीवियस जनरली पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन टॉपिक तो वही सब क्या है, रिपीट होते रहता है, क्वेश्चन चाहे जैसा भी पूछा जाए। तो कल मिलते हैं साइंस के साथ। आज को ज्योग्राफी को यहाँ ही रहने देते हैं।